और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर हुसैन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर हुसैन, पहला सवाल यही है कि जो बैठक हुई खाड़ी देशों की, अरब देशों की और मुस्लिम देशों की, इसके आउटकम को लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ये एक्सपेक्टेड था। ये कोई बहुत सरप्राइजिंग आउटकम नहीं हुआ है। हम्म। लोग जानते थे कि कतर कहाँ जाएगा, या गल्फ कंट्रीज जो अमेरिका से इतनी बड़ी साझेदारी किए हुए हैं सिक्योरिटी में, आर्थिक उसमें, इन्वेस्टमेंट में, डॉलर का, ऑयल का पेमेंट डॉलर में, तो उसको छोड़ के नहीं जा सकते हैं ओवरनाइट। हाँ, ये थोड़ा सा हुआ है, उनके अंदर मन मुटाव आया है, उनके अंदर एक भावना ये आई है कि वो सुरक्षित नहीं है। वो उनका रिलेशन अमेरिका से सेकंड दर्जे का है, फर्स्ट पायदान पे इसराइल रहा है, जो कि हमेशा रहा है। और अगर अमेरिका कोई भी असलहा बेचता था तो टॉप ग्रेड का इसराइल के पास जाता था, इनके पास सेकंड ग्रेड का आता था। हम्म। हाँ, ये और बात है कि दुनिया की जो 57 कंट्रीज वहां इकट्ठा हुई हैं, उनके अंदर एक एक बहुत ही ग्लूमी सिचुएशन आई है। वो सोच रहे थे कि कोई ऐसा एक्शन लिया जाएगा जिससे जो है इसराइल के ऊपर लगाम लगेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और साथ ही साथ रूबियो को जी विजिट हुई है, वो बैलेंसिंग एक्ट की तरह लगी है। हम्म। और हमें नहीं लगता है कि ये चीजें बहुत कारगर होगी आगे की चलने के लिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कह दिया कि जहां भी कहीं वो मिलेंगे, हम ऐसा प्रहार करते रहे। और सबसे ज्यादा जो है दो कंट्रीज प्रॉब्लम में आएंगी इसमें। यूएई है, वहां पे बहुत ज्यादा तादाद में जो है फलस्तीनी और इसके कारकुन हैं, और दूसरा ये टर्की है। हम्म। तो इस पे क्या करता है अगला कदम। और मुझे बिला वजह ये लग रहा है कि जैसे कि अब्दुल्ला की शादी में, मतलब किसी की शादी में अब्दुल्ला बेगाना पाकिस्तान चीख चीख के वहां चिल्ला रहा है कि नाटो फोर्स बनाओ, मैं अपना मिलिट्री सपोर्ट करूंगा, मैं इस्लामिक coup करूंगा। हम्म। तो पाकिस्तान को भी कहीं एक मौका मिला है कि कहीं कुछ ना कुछ पैसा मिल जाए, और मुस्लिम कंट्रीज की एक लीडरशिप लेने के चक्कर में पड़ा हुआ, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। डॉक्टर मिडिल साहब, इस ईस्टर्न सब के बीच जो कंट्रीज। एक जीसीसी देशों के बीच में सहमति बनी है कि अपना एक सुरक्षा तंत्र बनाएंगे, हालांकि उस बारे में अभी ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, जीसीसी का शुरुआत ही जो है वो इराक ईरान की वार के उपज में हुआ था 1981 में। और इनका यही था कि आपस में एक कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम डेवलप करेंगे। और इसे अमेरिका ने कहा था कि ये नेटो ऑफ गल्फ, गल्फ का नेटो की तरह से बनेगा। और कोल्ड वार के जमाने में यह पूरी तरीके से फिर उसको डेवलप किया था। इन लोगों ने एक कॉमन कलेक्टिव डिफेंस सिक्योरिटी बनाई थी, और बहुत बड़े पैमाने पे आर्म्स को खरीदा था। बिलियंस ऑफ डॉलर्स में इन लोगों ने आर्म्स खरीदा। लेकिन फिर जब 1990 के बाद चीजें खत्म हो गई तो ये उसमें चला गया। लेकिन हालात ये हैं कि जीसीसी कंट्रीज में कोई लड़ने वाला नहीं है। हम्म। उनके पास ना आर्मी है, क्योंकि इन्होंने कई जगह जो है अपने को एक्सपोज किया है। यमन में जो हुतीस के साथ इनकी लड़ाई 4 साल की हुई, वह उसमें कुछ नहीं कर पाए। लगातार जो है रॉकेट के अटैक्स होते रहे, उसको वो डिफेंड नहीं कर पाए। और लास्ट में जो है ईरान ने भी जो है कतर के ऊपर अटैक किया, उसको भी नहीं डिफेंड कर पाए। तो ये एक बड़ा झटका उनको लगा है कि अमेरिका के साथ जिस तरीके का सिक्योरिटी अलायंस करके रखे थे, अब उससे सेफ नहीं है। हम्म। लेकिन कहीं ना कहीं ये अब ये सोचने की कोशिश करेंगे कि उनको कहीं सिक्योरिटी सिस्टम बनाए। और मुझे लगता है कि उनको एक हाइब्रिड सिक्योरिटी सिस्टम बना के उसमें बड़ी कंट्रीज को, ये इंडिया है, जापान है, सर, इस सब या, के बीच सवाल या ये भी है कि आज अगर हम गाजा की बात करें तो गाजा में इजराइल ने अपने सैन्य अभियान को, खासकर गाजा शहर में जो अंदरूनी इलाके हैं वहां उसने बहुत बड़ा सैन्य अभियान शुरू कर दिया है। हमास कहीं भी झुकने को तैयार नहीं है, तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मसला यही आके फंस रहा है कि दोनों पार्टीज अपनी तरफ लगी हुई हैं, लेकिन लगातार जो है वहां की जो जनता है, गाजा में रहने वाले फिलिस्तीनियन से वो हताहत हो रहे हैं। हम्म। सबसे बड़ा मसला यही है। मानवीय जो दृश्य देखा जाता है उसमें भारत भी जो है अपनी संवेदना व्यक्त करता रहता है। दुनिया भी परेशान है कि क्या किया जाए, क्योंकि अमेरिका जो है पूरी तरीके से इसराइल की बैकिंग पे किए हुए है। हमास भी नहीं हट रहा है। तो मुझे नहीं लगता अभी ऐसा कुछ होने वाला है। अभी यूनाइटेड नेशन में देखिए वोटिंग हुई, उसमें 142 कंट्रीज ने इसको, हमारे फलस्तीन को स्टेट का दर्जा दिया। भारत ने भी उसका सपोर्ट किया। हम्म। तो लेकिन ग्राउंड पर जो है, ग्राउंड पे जो है नेतन्याहू के खिलाफ कुछ नहीं हो पा रहा है, और एकदम हार्ड लाइन गवर्नमेंट जो है वो खड़े हुए हैं। और ये भी एक बात ये है कि अगर नेतन्याहू इससे हटते हैं तो उनकी गवर्नमेंट हटेगी, और उसके ऊपर उनके ऊपर मुकदमा चलेगा। बहुत सारी चीजें उनके पर्सनल लेवल पर भी हैं। तो मुझे नहीं लगता आने वाले कल में जो है कुछ इस तरीके की बातें होंगी जहां पर कुछ अच्छे तरीके से मसले को सॉल्व किया जाएगा। और लेकिन सर, इसराइल, जिस तरह के झटके हमास को लगे हैं, हमास की पूरी टॉप लीडरशिप तकरीबन खत्म कर दी गई,
इस सब के बीच हमास क्यों नहीं डिसआर्म होने के लिए तैयार होता है? हमास क्यों नहीं झुक रहा है? क्या कुछ इसके पीछे कारण आपको लगते हैं? हमास को इतनी ताकत कहाँ से मिल रही है? देखिए, यही एक बहुत बड़ी सरप्राइजिंग चीज है। आज 700 दिन से ज्यादा हो गए हैं और सारे उनके फाइटर्स जो हैं टनल में बैठे हुए हैं। उनको कहाँ से असलहा मिल रहा है, कहाँ से खाने पीने की और पानी की सामग्री, सारी चीज मिल रही हैं। ये बहुत ही सरप्राइजिंग चीज है। और इसराइल भी अभी तक पूरी तरीके से उनको डिफीट करने में कामयाब नहीं हुआ, जबकि कई बार जो है 2-3 बार जो है 90% पॉपुलेशन 2-3 बार जो है विस्थापित की जा चुकी है। तो यहाँ पर एक लग रहा है कहीं ना कहीं जो है एक तार लगा हुआ है, जो रीजनल कंट्रीज उनको सपोर्ट कर रही हैं। हम्म। और हमास जो है, उनके फाइटर्स जो है, एक तरीके से ये देखा जा रहा है कि जितने भी लोग मर रहे हैं फिर तो वो ज्वाइन कर ले रहे हैं। लेकिन फिर बात ये आती है कि उनको असलहा कहाँ से मिल रहा है, उनको खाने पीने की सामग्री कहाँ से मिल रही है, पानी सब। ये बहुत बड़ा एक संशय बना हुआ है। हम्म। और ऐसा लगता नहीं कि हमास सरेंडर करेगा। हो सकता है इजराइल एक एक करके खत्म कर दे, लेकिन हमास नहीं सरेंडर करेगा, क्योंकि वो लगता है कि अगर हमने सरेंडर किया तो हमारा खात्मा तय है। ऐसे भी हम सर, अगर मरेंगे, वैसे भी हमास मरेंगे। हमास अगर सरेंडर नहीं करेगा तो नेतन्याहू कह चुके हैं कि वो खोज खोज कर हमास का खात्मा करेंगे। वहां पर बड़ा ग्राउंड ऑफेंसिव उन्होंने शुरू कर दिया है। तो ऐसे में आगे का रोड मैप क्या हो सकता है वहां पर शांति का? क्योंकि ना हमास सरेंडर करेगा और इजराइल कहता है कि वो अगर उसकी शर्तें हमास ने नहीं मानी तो वो अपने ऑफेंसिव को जारी रखेगा। देखिए, दोनों तरफ से हम ये देख रहे हैं, बड़ी ही विडंबना की सिचुएशन आ गई है कि एक तरफ सीज फायर की जो टॉक चल रही है वो भी लगभग खत्म होती हुई नजर आ रही है। अब कौन आएगा, कौन टॉक करेगा? हमास के लीडर नहीं आएंगे, क्योंकि अटैक हो सकता है, इजराइल अटैक करेगा। इनके पास डिफेंस नहीं है, एयर डिफेंस बिल्कुल नहीं है, अमेरिका देने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ जो है हमास नेतन्याहू रुकने को नहीं तैयार है। तीसरी तरफ जो है हमास अपने आर्म्स सरेंडर करने को तैयार नहीं है। तो एक ऐसी सिचुएशन बन गई है जिसमें जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी अगर बहुत ही ईमानदारी से साथ आती है और सारी चीजें फिक्स करती हैं, तभी खत्म होगा। अदरवाइज हमको ये भी सामने रखा है कि ट्रम्प का एक बहुत बड़ा प्लान है, जहां पे ग्रेटर की बिल्डिंग बनाना है। उसमें 5 लाख 6 लाख से ज्यादा लोगों को वो विस्थापित करना चाहते हैं, बकिया को निकाल देना चाहते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई है कि कैच 22 सिचुएशन है। हमास सरेंडर भी नहीं कर रहा है, इजराइल जो है उसको छोड़ भी नहीं रहा है, और जहां तक जो है रीजनल कंट्रीज जो है उससे मनमुटाव भी पैदा हो रहा है। तो बिल्कुल, एक बहुत ही सिचुएशन जो है वोलेटाइल काफी सिचुएशन पहुंच चिंताजनक गई है। बनी हुई है वहां पर। डॉक्टर हुसैन हमारे साथ बने रहिएगा, एक और महत्वपूर्ण विषय है उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे। यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक। सस्ते